हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिकम टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट 11 विकिरण की द्वैत प्रकृति के बारे में, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। तो ये इस यूनिट की 2 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी हैं। और पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था देहली आवृत्ति क्या होती है, देहली तरंग दैर्घ्य क्या होती है, कार्यफलन क्या होता है, और साथ ही साथ तीव्रता और आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सभी के बारे में कल हमने डिटेल में डिस्कस किया था। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होता है। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेटेड कुछ फार्मूले भी हमको मिलेंगे जिसका यूज हमको आगे न्यूमेरिकल्स में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या था। तो देखिए, अभी तक आपने देखा कि विभिन्न वैज्ञानिकों ने, जिनमें की हैं हर्ट्ज, लेनार्ड और मिल्टन, तो इन सभी वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग थ्योरी दी, प्रकाश वैद्युत समीकरण की अलग अलग पुष्टि की। फिर एक वैज्ञानिक आते हैं 1905 में, यानी 1905 में वैज्ञानिक आए आइंस्टीन। तो इन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की, वो भी किसके आधार पर, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर। तो प्लांक एक अलग वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या दी थी, जिन्होंने क्वांटम थ्योरी दी थी, क्वांटम सिद्धांत दिया था प्रकाश का। और इन्होंने बताया था कि जो प्रकाश है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में संचरित होता है, और या इसे हम पैकेटों के रूप में संरचित होकर तरंगों के रूप में संचरित होता है, और इसे ही कहा जाता है फोटान। तो फोटान की एक व्याख्या बताई थी प्लांक ने अपनी क्वांटम थ्योरी के अंदर। तो आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम थ्योरी को एक आधार माना, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को एक उन्होंने बेस मानकर प्रकाश वैद्युत समीकरण की, यानी प्रकाश वैद्युत की व्याख्या की। तो हमने देखा था जो वैज्ञानिक थे हर्ट्ज, लेनार्ड और मिल्टन, इन लोगों ने यूज किया था किसका, इन लोगों ने सीधे प्रकाश को यूज किया था, जो पराबैंगनी प्रकाश है उसको यूज किया था इन्होंने। और धातु में इन्होंने प्रकाश को आपतित कराया, जिससे फिर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए, और उसमें अलग अलग व्याख्याएं हमने देखी इन वैज्ञानिकों के हिसाब से। लेकिन जो आइंस्टीन थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर प्रकाश का यूज ना करके उन्होंने फोटान का यूज किया। और हमने आपको बताया फोटान क्या होते हैं, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों, पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होकर तरंगों के रूप में संचरित होता है, उसे ही फोटान कहते हैं। और ये है क्वांटम थ्योरी ऑफ प्लांक। तो इसके आधार पर आइंस्टीन ने क्या किया, उन्होंने फोटान को आपतित कराया, यानी प्रकाश की जगह उन्होंने फोटॉन्स का यूज किया। और प्रत्येक फोटान की जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, एच न्यू प्रत्येक फोटान की ऊर्जा होती है। और इसमें न्यू क्या है, न्यू तो आवृत्ति आप जानते हैं, और उसके साथ ही साथ जो एच होता है इसे हम कहते हैं प्लांक नियतांक, क्योंकि ये प्लांक ने थ्योरी दी थी, इसीलिए उन्होंने अपने नाम पर इस कांस्टेंट का नाम रखा था प्लांक नियतांक। तो एच यहाँ पर होता है प्लांक नियतांक, यानी प्लांक का सार्वत्रिक नियतांक, इसे यूनिवर्सल कांस्टेंट कहा जाता है। और साथ ही साथ प्रकाश की तीव्रता जो होती है इन फोटानों की संख्या पर निर्भर करते हैं, यानी जितनी फोटान होंगे प्रकाश की तीव्रता भी उतनी ही होगी। तो ये इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो आपको याद रखने। और इसके साथ ही साथ फिर क्या किया, तो अब देखते हैं प्रयोग किस प्रकार से प्रकाश वैद्युत की व्याख्या की वैज्ञानिक आइंस्टीन ने। तो इन्होंने क्या किया कि जब फोटान, ये देखिए ये कोई धातु का टुकड़ा है, और जब फोटान इस पर आपतित होता है, जब फोटान किसी धातु की प्लेट पर गिरता है, तो संपूर्ण ऊर्जा एच न्यू को धातु के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करने के लिए ट्रांसफ़र कर देता है। यानी इससे एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ। जैसे ही फोटान को हमने धातु की एक प्लेट पर गिराया तो वहाँ से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ, और इस जो ऊर्जा थी, यानी इस फोटान के पास एच न्यू ऊर्जा है, इस फोटान के पास एच न्यू ऊर्जा है, तो उसने ये इस इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर दी, ट्रांसफ़र कर दी, और स्वयं का अस्तित्व तो खत्म हो गया, यानी फोटान का जो अस्तित्व है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो ऊर्जा का कुछ भाग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकालने में चला जाता है, और जो शेष ऊर्जा होती है तो इसी इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा देने में शेष ऊर्जा का यूज हो जाता है। यानी जो ऊर्जा है एच न्यू जो ऊर्जा है वो फिर गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, और इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है उसको बढ़ा देती है। और सभी इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से ही उत्सर्जित नहीं होते, कुछ धातु के भीतर से भी उत्सर्जित होते हैं, और पृष्ठ तक आने में परमाणुओं से टकराते हैं, और कुछ ऊर्जा वो भी खो देते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिला कि आइंस्टीन ने क्या किया, धातु की एक प्लेट ली और उसमें प्रकाश न डालकर उन्होंने फोटान का यूज किया। तो फोटान जब डाला, तो फोटान जब धातु की प्लेट पर पड़ा तो उसने क्या किया कि उसके पास इतनी ऊर्जा थी, उसने
उस जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से, यानी जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था धातु से, उसको अपनी ऊर्जा दे दी, h ऊर्जा को ट्रांसफ़र कर दिया। तो कुछ ऊर्जा तो निकलने में व्यय हो गई और जो कुछ ऊर्जा बची वो गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होकर इलेक्ट्रॉन को गति देने के लिए वहाँ पर यूज कर ली गई। और धातु से क्या हुआ, अलग अलग ऊर्जाओं के इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा सेम होगी, ऐसा नहीं है। कुछ ऊर्जा किसी में ज़्यादा किसी में कम, इस प्रकार से हमको देखने को वहाँ पर मिलेगी। और जो इलेक्ट्रॉन धातु के ऊपरी पृष्ठ से उत्सर्जित होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, क्योंकि उनमें ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। क्यों ह्रास नहीं होता? जैसे ही फोटान गिरा और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ तो ऊपरी पृष्ठ से उत्सर्जित हो जाएगा, तो फिर उसे आपस में टक्कर नहीं करनी पड़ेगी और इससे उसमें ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा। इसीलिए जो सबसे ऊपरी पृष्ठ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। तो ये बताया था वैज्ञानिक आइंस्टीन ने। अब क्या हुआ, इसी को न्यूमेरिकली फॉर्म में उन्होंने यूज करके एक समीकरण दिया, उसे ही हम लोग कहते हैं प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसकी गतिज ऊर्जा को ई के माना, ई के गतिज ऊर्जा उन्होंने माना। और धातु से एक प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो हो गई W। और W क्या है, ये धातु का कार्यफलन है। कल इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, कार्यफलन क्या होता है। तो ये धातु का क्या है, कार्यफलन W। और इनका मान अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होगा, ये भी कल हमने आपको बताया था। तो इससे क्या हुआ, ये हुई गतिज ऊर्जा और ये हुआ उस जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो ऊर्जा थी W, जिसे हम कार्यफलन भी कहते हैं। तो ये देखिए W और यानी ये ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का योग उस फोटान की ऊर्जा के बराबर होगा। h के बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने फोटान को प्लेट पर गिराया है, इसके पास h ऊर्जा थी, इसने ये ऊर्जा दे दी इलेक्ट्रॉन को। तो कुछ ऊर्जा निकलने में व्यय हो गई यानी W, और फिर कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गति देने में यानी गतिज ऊर्जा में चेंज हो गई। तो देखिए फोटान के पास कितनी ऊर्जा थी, फोटान के पास थी h ऊर्जा, और ये पूरी ऊर्जा बराबर होगी किसके, जो कार्यफलन है यानी जो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा है और जो गतिज ऊर्जा है। तो इन दोनों का योग फोटान की कुल ऊर्जा के बराबर होगा। तो यहीं से हम क्या करेंगे, यहीं से हम गतिज ऊर्जा बराबर जब हम ले लेंगे तो ये हो जाएगा h माइनस W। इतना हमारा यहाँ से प्राप्त हुआ। अब h क्या है, इसमें फोटान की जो ऊर्जा है, और उसके बाद W बराबर क्या होता है, कल हमने पढ़ा था W बराबर h नॉट होती। न्यू नॉट क्या होती है, देहली आवृत्ति। न्यू नॉट क्या होती है, देहली आवृत्ति। तो W का जो ये मान है ये यहाँ पर हम रख देंगे। तो E के बराबर क्या हो जाएगा, h माइनस h नॉट, या इसे ही हम एक और रूप में लिख सकते हैं h माइनस न्यू नॉट। ये हमने यहाँ पर डिनोट कर दिया। उसके बाद क्या होगा, इस प्रकार से हम इसको व्यक्त कर देंगे। अब क्या होगा कि यदि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग, यदि हमको वेग दिया है, देखिए ये न्यू से व्यक्त होगा और वेग को हम v से डिनोट करेंगे, v मैक्सिमम दिया हुआ है। जो वेग है वो अगर यहाँ पर हमको दे देता है तो फिर गतिज ऊर्जा से हम वेग का फार्मूला बनाएंगे, और वेग का फार्मूला फिर देखिए किस प्रकार से हमारा बनेगा। तो वेग का फार्मूला E के बराबर क्या होता है, हाफ mv², यानी गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ mv²। तो ये बनेगा हाफ mv, और ये है अधिकतम, स्क्वायर बराबर h न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये यहाँ से हमको एक फार्मूला प्राप्त हुआ, हाफ mv² बराबर h न्यू माइनस न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है, देहली आवृत्ति, न्यू आवृत्ति, h प्लांक नियतांक, v वेग, m द्रव्यमान, और ये E का फार्मूला यहाँ पर है यानी गतिज ऊर्जा का फार्मूला है। तो ये जो समीकरण प्राप्त हुआ इसे ही हम कहते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो देखिए उतनी लैंग्वेज थी। उसके बाद आपको न्यूमेरिकली फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ इतना ही व्यक्त करना है कि जो फोटान की ऊर्जा थी h न्यू वो बराबर होगी W यानी कार्यफलन और गतिज ऊर्जा की। उसके बाद E के बराबर हो जाएगा h न्यू माइनस W, और फिर इस प्रकार से उसको ओपन करते हुए जाना है फॉर्मूले को, और इसे ही कहेंगे हम आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। और इसी समीकरण से फिर आइंस्टीन ने जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम हैं उन सभी की व्याख्या उन्होंने की इसी से। अब क्या होगी, तो इसी से हमको ये भी डिनोट होता है कि आवृत्ति बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि हमको यहाँ पर अनुक्रमानुपाती संबंध, समानुपाती संबंध देखने को मिल रहा है। अब क्या होगा, अगर हम क्या करें, यहाँ पर न्यू नॉट का मान ज़्यादा हो जाए,
यानी न्यू नॉट इज ग्रेटर देन न्यू। इस फार्मूले से अगर न्यू नॉट देहली आवृत्ति का मान ज़्यादा हो जाएगा और न्यू का मान कम हो जाएगा तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, यानी गतिज ऊर्जा ईके आ जाएगी निगेटिव। न्यू नॉट का मान ज़्यादा हो जाएगा तो ईके क्या हो जाएगी, निगेटिव। और अगर गतिज ऊर्जा निगेटिव हो गई, गतिज ऊर्जा अगर ऋणात्मक हो गई तो ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर गतिज ऊर्जा ऋणात्मक हो जाएगी तो फिर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन फिर धातु से उत्सर्जित नहीं होंगे अगर गतिज ऊर्जा यहाँ पर ऋणात्मक हो गई। इसीलिए हमेशा न्यू का मान ज़्यादा होगा किससे, न्यू नॉट से। तो इस प्रकार से आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत समीकरण के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से प्रकाश वैद्युत की घटना को समझा दिया था यूज करते हुए, और प्रकाश वैद्युत प्रभाव की पूरी घटना का पूर्णतया उन्होंने समाधान कर दिया। और इसीलिए इनको 1921 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। यानी नोबेल विश्व का सबसे बड़ा प्राइज होता है नोबेल प्राइज, तो नोबेल प्राइज से आइंस्टीन को सम्मानित किया गया इस प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना का संपूर्ण समाधान करने के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुविकल्पी में आ सकता है। और उसके साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण की व्याख्या कीजिए। तो पहले आपको लैंग्वेज लिखनी है फोटान के माध्यम से प्लांक के क्वांटम थ्योरी का यूज करते हुए, फिर इतना न्यूमेरिकल पार्ट है और आप इस प्रकार से इस फॉर्मूले को प्रूव कर देंगे। अब हम फोटान से रिलेटेड कुछ फोटान के लक्षण देख लेते हैं। यहाँ पर केवल इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ हम फोटान के लक्षण देखते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, फोटान की जो ऊर्जा होती है समान तरंगदैर्घ्य लैम्डा और आवृत्ति म्यू के संगत उत्सर्जित सभी फोटानों की ऊर्जा समान होती है। ई बराबर एच न्यू या इसे ही एच सी अपान लैम्डा भी हम लिख सकते हैं। तो ये फार्मूले भी होते हैं इसकी ऊर्जा के। और किसी भी स्रोत से विकिरण फोटानों के रूप में उत्सर्जित होता है, प्रकाश के वेग से चलते हैं। यानी जो फोटानों का वेग होता है वो जो प्रकाश का वेग होता है उसी वेग से चलते हैं, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इनका वेग होता है। और निर्वात में भी वेग एक ही स्रोत से अगर उत्सर्जित है फोटान तो उनका निर्वात में भी वेग यही होता है, समान होता है। और फोटान का जो विराम द्रव्यमान होता है, रेस्ट मास, विराम द्रव्यमान, ये क्या होता है, m0, ये होता है 0। तो फोटानों का विराम द्रव्यमान आपको याद रखना है, ये होता है 0। और दो प्रकार के द्रव्यमान होते हैं, तो जो गतिज द्रव्यमान होता है वो होता है यहाँ पर m बराबर एच न्यू अपान सी स्क्वायर। तो ये फार्मूला भी आपको मिल जाएगा, बहुविकल्पी अतिलक उत्तरी में पूछा जा सकता है। तो विराम द्रव्यमान फोटान का 0 होता है, गतिज द्रव्यमान एच न्यू अपान सी स्क्वायर होता है। और फोटान क्या होता है, विद्युतीय रूप से एक उदासीन कण होता है, इसीलिए इसको विद्युतीय व चुंबकीय क्षेत्रों से विक्षिप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह कैसा होता है, न्यूट्रल पार्टिकल है, यानी उदासीन कण है, इसीलिए इसको विक्षिप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन थी इससे रिलेटेड, फोटान से रिलेटेड, और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आपके लिए वो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। इस यूनिट का सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक बचा हुआ है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के बारे में हम पढ़ेंगे। और जो डेविसन जर्मर का प्रयोग है वो तो जब 30% कोर्स को रिड्यूस किया गया तो उसको इससे हटा दिया गया, तो हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के बारे में, यानी प्रकाश की कण प्रकृति, द्रव्य तरंगे, कणों की तरंग प्रकृति के बारे में। क्योंकि अभी तक हम कण प्रकृति के बारे में पढ़ रहे हैं और हमको इस चैप्टर में पढ़ना है विकिरण की द्वैत प्रकृति, यानी दोनों प्रकृति का हमको अध्ययन करना है। तो अब हम जो इसकी अगली प्रकृति है तरंग प्रकृति पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के बारे में। तो आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए चैनल से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।